हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने ऑलरेडी सोल्यूशन चैप्टर इन केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट। मैंने आपको बताया था कि इन दो चैप्टर से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बात बिल्कुल ट्रू है। देखिए, अब हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं और मैंने आपसे कहा था एक चीज़ और कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एग्जामिनेशन में इससे एग्जैक्ट या फिर इससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से लगभग 5 to क्वेश्चंस बेटा इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस यू कैन इजीली एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन वाले पार्ट से। सबसे पहले कहता है कि इफ Hg2Cl2 इज 100% आयनाइज्ड देन इट्स वेंट ऑफ फैक्टर विल बी। वो कहता है कि अगर आपके पास Hg2Cl2 है तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा। अज्यूम करें कि 100% आयनाइजेशन है तो याद रखिएगा आपका ये कुछ इस तरीके से टूटता है, ये आपका कुछ इस तरीके से टूटता है और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 3 के बराबर। तो मैं कहूँगा देखिए इन द डिसोसिएशन ऑफ Hg2I2 Hg2Cl2 तो जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है इट इज इक्वल्स टू 3 ओनली। किसके बराबर होता है, ये 3 के बराबर होता है। सही बात है। आइए नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स विल हैव नेगेटिव वैल्यू फॉर द सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए आपके पास दुनिया का ये दोनों तो होते ही हैं, ये दोनों तो आपके नेगेटिव होते ही हैं। एक्चुअली आपका डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, फॉर एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन, फॉर एनी सोल्यूशन, आप ये चीज़ याद रखेंगे, फॉर एनी सोल्यूशन, आप दुनिया का कोई भी सोल्यूशन बना लीजिए, उसमें जो आपका डेल्टा एच आएगा वो तो आपका नेगेटिव, डेल्टा एच नहीं, जो आपका डेल्टा जी आएगा वो तो हमेशा नेगेटिव ही होता है और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इसमें कौन सा टर्म है जो नेगेटिव नहीं है? ऑब्वियसली डेल्टा एस है जो आपका नेगेटिव नहीं है। तो एक ही टर्म है जो आपका नेगेटिव नहीं होगा इन दिस क्वेश्चन। ठीक बात। आइए अगला सवाल कहते हैं कि आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है जहाँ पे एक साइड से आप ड्राई एयर डालते हैं और यहाँ से आपको मॉइस्ट एयर मिलती है। ये मॉइस्ट एयर किसकी वजह से मिली होगी बेटे? ये मॉइस्ट एयर आपको मिली होगी किसकी वजह से? शायद ये कॉम्बिनेशन होगा आपका ड्राई एयर प्लस H2O का। किसका? ये आपका ड्राई एयर प्लस H2O का कॉम्बिनेशन रहा होगा। सही बात है। कह रहे था अब एक्सपेरिमेंट हैज बीन रिपीटेड 4 टाइम्स विद 4 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन। क्या आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है तो समझ में आता है कि मॉइस्ट कैसे हुई है। कह रहा ऑफ द सेम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट डाला है नॉन वोलेटाइल, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेपर रहे होंगे वो किसके रहे होंगे? वो आपके वेपर रहे होंगे किसके? पानी के, यानी कि ये आपके पास H2O के वेपर ये रहे होंगे। सही बात है। द लॉस इन वेट ऑफ द सोल्यूशन इन द कंटेनर इज इन द ऑर्डर। इस तरीके से आपका लॉस इन कंटेनर का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। फिर कह रहा है कि अरेंज ABCD इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल ये मान देता हूँ ये मेरा एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये मेरा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, इसका मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ज़्यादा है और आपके पास वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि पानी के कम है। अगर यहाँ पे बेटा पानी कम है, अगर यहाँ पे पानी कम है तो यहाँ पे अगर पानी कम है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है लेस वाटर। अगर बेटा यहाँ पे लेस वाटर है तो आपको इतनी बात समझ में आएगी। तो अगर ये क्या होगा, ये आपके लेस वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? आपके पास ये फिर लेस वेपर्स बनने चाहिए। और अगर ये लेस वेपर है तो आपका जो ये डिक्रीज इन वेट होगा, ये कह रहा था लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन इन कंटेनर इज, यानी कि जो आपका डिक्रीज होगा ये भी आपका क्या होगा? लेस डिक्रीज इन वेट होगा। क्या होगा? आपके पास लेस डिक्रीज इन वेट होगा। तो यानी कि अगर आपके पास डिक्रीजिंग, आपके पास डी का वेट सबसे ज़्यादा, डी का वेट आपका सबसे ज़्यादा अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डी आपका लीस्ट कंसंट्रेटेड होगा और ए का वेट अगर आपके पास डिक्रीज इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि ए का जो है लेस डिक्रीज इन वेट है, सॉरी ए का आपका लेस डिक्रीज इन वेट है, यानी कि ए का वेट बहुत ज़्यादा लूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ए का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? वो आपका सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो ऑर्डर एग्जैक्टली आपका रिवर्स होना चाहिए, दैट इज ए सबसे पहले आ जाएगा, डी सबसे लास्ट में, फिर ए के बाद सी, फिर बी एंड देन डी। हेंस ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल कहते हैं, कह रहे थे एज़ोटॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल बॉइल्स एट 351 केल्विन। बिल्कुल सही बात है। ये आपका एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटॉप का एग्जांपल है। कह रहा है बाय डिस्टिलिंग द मिक्सचर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन। अब देखिए जब भी आप एक एज़ोट्रॉपिक सोल्यूशन को बेटा बॉयल करते हैं तो आपको कुछ भी, आपको मिथेनॉल या फिर प्योर वाटर, आपको सोल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी नहीं मिलता। आप दोनों में से कुछ भी एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गेट एनी वन ऑफ देम। दोनों में से कोई सा भी, नाइदर मिथेनॉल नॉर वाटर, दोनों में से कोई सा भी आपको नहीं मिलेगा। आइए अगला करते हैं। कह रहा है कंसिडर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ 2 सोल्यूट्स X and Y। सोल्यूट X डिसोशिएट इनटू 2 आयंस, वेयर एज आपका जो सोल्यूट X है वो डिसोशिएट करता है 2 आयंस में, यानी कि वो आपका 2X कुछ हो जाता है, प्लस मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। वेयर एज Y डाइमराइजेस इन द सोल्यूशन, जो आपका Y है यानी कि 2Y जो होगा वो डाइमराइज करता है, यानी कि वो आपका बेटा Y2 बनाता है। बिल्कुल सही बात है।
तो आपको क्या बताना है कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से आपकी इफेक्ट होने वाली है। देखिए मुझे इतना पता है कि इसमें आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसमें आई की वैल्यू लेस देन 1 है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका डेल्टा टी बी जो होता है, डेल्टा टी बी जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम के बराबर, और इनफैक्ट डेल्टा टी एफ भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम के बराबर होता है। मैं कहूँगा टी बी भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम के बराबर होता है, लेकिन जो आपका टी एफ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एम के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए डेल्टा टी बी एक्स का क्या ज़्यादा होगा डेल्टा टी बी वाई से? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। क्या आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है? तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि डेल्टा टी बी एक्स का ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या एक्स का ज़्यादा होगा? बिल्कुल सही बात है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। नहीं भाई, फ्रीजिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका वाई का ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज इनकरेक्ट। और लास्ट में कहता है कि डेल्टा टी एफ एक्स और डेल्टा टी एफ वाई से ज़्यादा होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। इसका जो सोल्यूशन है वो कहीं यहाँ छुपा है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन, आप इसे मान सकते हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। आइए बेटा अगला सवाल करते हैं। एन आइडियल सोल्यूशन वाज फाउंड टू हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ 80 टॉर व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.2। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि वो बोलता है कि पी की वैल्यू आपकी कितनी, ये आपकी पी नॉट ए का ए के बराबर होती है। तो कहता है कि बताइए पी नॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 80। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, हाँ तो बिल्कुल ठीक है। कितना हो जाएगा अपॉन 0.2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 0.2। तो ये चला गया 10 के बराबर। नहीं, एक सेकेंड, पी ए की वैल्यू आपको गिवन है 80 और आपसे पी नॉट ए पूछा गया है और आपसे पूछा है कि काई ए कितना होगा। यही तो पूछा गया है। ये आपका पी ए आपका पी नॉट ए काई ए के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो काई ए की वैल्यू इज 0.2, तो पी नॉट ए की वैल्यू तो ज़्यादा आएगी ना, ये कम क्यों आ रही है? अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका 0.8 है, यानी बेटा काई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 1 माइनस 0.2, दैट इज 0.8 के बराबर। कितना आ जाएगा ये? 0.8 के बराबर। ठीक है, 80 की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट ए। भाई ये सोचो कि ये ज़्यादा कैसे कम कैसे आ रही है भाई, इंटू 0.8। तो पी ए की वैल्यू कितनी है? पी नॉट ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 100 के बराबर। विल बी इक्वल्स टू 100 टॉर ओनली। और ये कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन में आपको गिवन है कितना? 100 टॉर। देखिए आपको समझ में आ रहा था कि जब मैंने किया तो मुझे क्यों अपना आंसर गलत लग रहा था, वो इसलिए क्योंकि अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और आपने उसको मिक्स किया है तो वेपर प्रेशर आपका कम हुआ है, यानी कि 80 हुआ है। तो यानी कि जो ओरिजिनल रहा होगा वो तो 80 से ज़्यादा रहा होगा। तो बाय एलिमिनेशन भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 एंड N2 आर दिस मच एंड दिस मच। आपको कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काई O2 एंड काई N2, दैट इज द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड N2 dissolved in water assuming that air contains 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। देखिए काफ़ी सिंपल है। अगर आप इसको ठीक से देखें कि आपका जो P की वैल्यू होती है, या फिर कोई भी आपने Px मान लिया, ये आपका KH इंटू काई ए के बराबर होता है। अब अगर आपको काई O2 अपॉन काई N2 की वैल्यू निकालनी है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू K ऑफ N2 अपॉन K ऑफ O2 के बराबर। बिल्कुल सही बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, अभी इसने कहा है कि बाय वॉल्यूम जो आपका ऑक्सीजन का रेशो है वो कितना है? वो 20%, वो 80% है। ऑक्सीजन इज 20% बाय वॉल्यूम, तो नाइट्रोजन हम मान लेते हैं कि 80% है। तो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? इट विल बी टोटल अगर 100% है तो इट इज 20/100, दैट इज 1/5। ये आ जाएगा आपका 1/5 और ये आ जाएगा कितना आपका? ये आ जाएगा बेटा आपका 4/5। ठीक बात है। K ऑफ N2 की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 7, इट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर 7। और K ऑफ O2 की जो वैल्यू है इट इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 के बराबर। बिल्कुल सही बात है। ये वैल्यू ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, ये आपका 2 चला गया और आपका जो फाइनल आंसर है इट इज इक्वल्स टू हाफ आपका फाइनल आंसर आ रहा है, दैट इज 0.5 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 0.5 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल। गुड क्वेश्चन। द सॉलिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? विल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कैल्साइट देखिए क्या होता है, ये एक्चुअली आपका मिनरल है, इट इज मिनरल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का ये मिनरल रहता है कैल्साइट। अब वो कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द सॉलिबिलिटी, आपकी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ये सारे के सारे आपके सॉलिड है और सॉलिड को जब भी आप एक लिक्विड में मिक्स करते हैं तो आपको एक सोल्यूशन अगर मिल रहा है, अगर ये सोल्यूशन मिल रहा है
तो ये प्रोसेस जनरली कैसा होता है, ये प्रोसेस जनरली आपका होता है एंडोथर्मिक नेचर का। कैसा होता है ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो कह रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए ये होता तो है, नो डाउट इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। और वो एक्सेप्शंस कौन से हैं? ये तीनों जो आपको दिए हैं, ये तीनों के तीनों इसके एक्सेप्शंस ही हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? इसके एक्सेप्शंस ही है। अगर इसमें आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एक्चुअली आपके क्या करती है, वो पीछे की तरफ चली जाती है। वो क्या करती है, वो पीछे की तरफ जाती है, तो आपकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ये सारे के सारे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक बात है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो पॉजिटिव डिविएशन, यानी कि इनमें से कौन सा एक नेगेटिव डिविएशन का या फिर आइडियल का एग्जांपल है? इथाइलिन एल्कोहल साइक्लोहेक्सेन, CCl4 एंड CHCl3, इथेनॉल एंड एसीटोन, CH3 एसीटोन एंड एनिलीन। देखिए अगर आप एसीटोन और एनिलीन को ठीक से देखते हैं, ये आपका एक्चुअली एक नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल है। किसका है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डिविएशन। ये आपको थ्योरेटिकल सवाल था, ये आपको याद रखना होगा। एक बात, आइए नेक्स्ट करते हैं। और विच ऑफ द सॉल्वेंट KF हैज हाईएस्ट वैल्यू। तो देखिए ये एक आउट ऑफ NCERT का सवाल है, ये NCERT के बाहर का सवाल है। तो हम कहते हैं कि जनरली पहले एक्चुअली इससे होता था, जेई में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, तो इसलिए एक सवाल था। तो कैम्फर में क्या होती है, इसमें डेल्टा HF यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, या फिर आप बोलो कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होती है तो ज़्यादा होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। दैट इज वाई इसकी ये वाली वैल्यू आती है, दैट इज इट हैज हाई KF वैल्यू। ठीक, आइए नेक्स्ट कह रहे हैं कि अ कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर शोज मेल्टिंग पॉइंट दिस मच, अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 के बराबर है। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी। एक्चुअली आपको यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ I की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए मैं कहूँगा आपका जो डेल्टा F की वैल्यू है, ये आपकी I इंटू KF इंटू N के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और I की वैल्यू डेल्टा TF अपॉन KF इंटू N के बराबर हो जाएगी। सही बात है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? ये है आपकी 0.558। कितनी है? इट इज 0.558 के बराबर। इट इज इक्वल्स टू 0.558 के बराबर। और KF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KF की वैल्यू बेटा आपकी है 1.86 के बराबर। इट इज इक्वल्स टू 1.86। और मोलारिटी कितनी आ जाएगी? कह रहा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो मोलर लिखा है, मोलर तो नहीं लिखा। देखिए फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो आप मोलारिटी को मोलारिटी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर लगभग 5.58 अपॉन 1.86 के बराबर आ जाएगा। और ये शायद आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर आ रहा है। कितना? ये इक्वल्स टू 3 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस वाले सवाल में I की वैल्यू 3 के बराबर है, यानी कि आपके जो आयंस है वो 3 के बराबर आएंगे। तो अगर आप पहले वाले को देखेंगे, इसमें आयंस 3 के बराबर आ रहे हैं, इसमें आयंस 2 के बराबर आ रहे हैं, और इसमें आयंस 4 के बराबर आ रहे हैं। तो आपके कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर अ पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन द एंथैल्पी चेंजेस, वो क्या होता है? वो भी आपका पॉजिटिव ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल सवाल था ये। अगला सवाल देखिए, कह रहा था अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग अ सॉल्यूशन containing 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 200 ग्राम वाटर टू -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो देखिए ये समझिए क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। आप इस बात को पहले समझिए कि आपने तो 200 ग्राम आइस ली है सॉल्यूशन बनाने के लिए, लेकिन उसमें सेपरेट आउट कितनी होने वाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक्चुअली में जो सोल्यूशन बना है वो कितनी आइस से बना है। यानी कि मैं कह दूँ कि डेल्टा TF की जो वैल्यू होगी और अ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम इथाइलिन यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो ये आपका हो जाएगा I की वैल्यू 1 है, तो इट इज KF इंटू M के बराबर। ठीक बात है। डेल्टा TF की जगह मैंने लिखा 9.3 और KF की जगह मैं क्या कैलकुलेट करूँगा? इट इज़ 1.86 एंड मोलालिटी की जगह कि जो भी आपने वेट ऑफ सोल्यूट कितना लिया है, ये आपने लिखा है 50 ग्राम इथाइलिन, तो इट इज़ 50 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखिए इथाइलिन ग्लाइकॉल आपका क्या होता है? ये होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, और ये हो जाएगा आपका CH2OH। दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका वजन कितना हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा आपके पास एक CH2 का मतलब हो गया 14 और 14 हो गया 28, और 28 और ये हो जाएगा 17, और ये भी हो जाएगा 17 यानी कि 34। ठीक है, कैरी 2 कैरी 1 दैट इज ये हो जाएगा आपका 62 के बराबर। तो हो जाएगा 50/62 अपॉन मैं ये देखता हूँ कि ये सब जो आपने किया है इसमें वेट ऑफ वाटर कितना निकल के आता है। ये किसका है? ये आपका वेट ऑफ वाटर है। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ग्राम में आएगी तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देता हूँ। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ से जो वेट ऑफ वाटर निकल के आ रहा है इट इज़ 1.86 डिवाइडेड बाय
9.3 इंटू 50 इंटू 1000 अपॉन 62। सही बात, बिल्कुल ठीक। चलिए अगर मैं इसे काटूं तो ये शायद मुझे लग रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स कट रहा है और ये हो जाएगा मेरा 25 के बराबर, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 250/62 इंटू 100 के आसपास, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है 250/62 इंटू 100 के बराबर। और देखिए अगर मैं इसे कैलकुलेट करने जाऊं, एक सेकेंड, एक कैलकुलेशन मैंने शायद कुछ गलत की है। ये 1.86 को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो 1 0 गया, तो ये 2 टाइम्स कटेगा ना 90। हाँ ये 2 टाइम्स कटेगा, मैंने ऊपर वाले को काट दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 31 और आपके पास अब आ रहा है इट इज़ 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 31। इतना ग्राम आपके पास पानी आ रहा है, इतना ग्राम आपके पास पानी आ रहा है। एक बार इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स एंड दिस इज कैलकुलेटर। तो इट इज़ 5000 डिवाइडेड बाय 31, ये कितना है 161.2। कितना आ रहा है? ये वाटर आया आपके पास 161.2 ग्राम के बराबर। कितना है ये? 161.2 ग्राम के बराबर। इतना पानी आपको सोल्यूशन बनाने के लिए चाहिए। लेकिन आपने ओरिजिनल पानी कितना यूज़ किया था? आपने जो ओरिजिनल पानी यूज़ किया है इट इज़ 200 ग्राम। तो बेटा जो आपकी आई से सेपरेट होगी, ये कितनी होगी? इट विल बी 200 माइनस 161.2 ग्राम के बराबर। इतनी आइस आपकी सेपरेट हो जाएगी। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 38.8 ग्राम के आसपास आपकी आइस सेपरेट आउट होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक बात है, तो काफ़ी ये बढ़िया सवाल था। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच 10% एक्वा सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज विल एग्जिबिट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 16.4 atms। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे इस चीज़ को। कभी मत बोलना कि पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी होता है। कितना होता है? पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी की वैल्यू होती है, जहाँ पे ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पाई की जगह बेटा हमने पाई रखा है, आर की जगह हो जाएगा 1/12। अच्छा सी कहाँ गया? आई सी आर टी, आई की जगह 1 रखा। और क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, तो कंसंट्रेशन आपके पास है 10% वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि आपके पास क्या है? ये 10 ग्राम इन 100 ml है। इट इज़ 10 ग्राम इन 100 ml। तो मैं क्या मतलब निकालूंगा इसका कि ये आपका हो जाएगा 10 ग्राम गिवन वेट। मॉलिकुलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है? इट इज़ 180 और 100 ml में है तो इट इज़ 100 इंटू 1000। आर की वैल्यू आ जाएगी 1/12 और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेम्परेचर इज हाउ मच? टेम्परेचर इज, अच्छा टेम्परेचर तो निकालना है, ठीक बात है। और पाई की वैल्यू आपको गिवन है इट इज़ 16.4। इट इज़ 16.4। बस यही आपको कैलकुलेट करना है जो आपके सामने है। देखिए अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे कितनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये 00 से ये 1 0 और ये 1 0 का कैंसिल हो जाएगा। ये 1 0 से ये 1 0 भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 16.4 इंटू 12 अपॉन देखिए अगर मैं इससे ये काटता हूँ ना, ये मेरा लगभग 0.55 के बराबर है, तो क्यों ना मैं इसे 0.55 के आसपास कर दूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा आंसर आपका आ रहा है, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको ठीक से देखूँ, ये आपका 3 टाइम्स, अगर मैं इसका एक पॉइंट हटाऊँ, इसका एक पॉइंट हटाऊँ, तो एक्चुअली 30 इंटू कितना आ रहा है ये यार? आपका 30 इंटू 12 के आसपास। 5.5 इंटू 3 कितना होता है? इट इज़ 16.5 के आसपास। और ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3 इज अप्रॉक्सीमेटली 360 केल्विन के आसपास मेरा कुछ आंसर आना चाहिए। और पहले ही ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इट इज एक्चुअली 360 केल्विन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ यूरिया दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय, लिखा है रिड्यूस द वेपर प्रेशर बाय 25, यानी कि जो आपका ओरिजिनल था P0A, मान के चलते हैं कि ये आपका कितना था? ये आपका 100 था। तो अब PA इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 25, तो PA की वैल्यू कितनी हो चुकी है? ये वैल्यू हो चुकी है आपके पास 75 के बराबर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे द अमाउंट ऑफ यूरिया दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपको रिड्यूस इज वेपर प्रेशर ये निकालना है। तो देखिए आपके पास क्या है? 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो मैं कहूँगा देखिए आपकी जो डेल्टा P अपॉन P0 अपॉन PS की वैल्यू जो है एक्चुअली, यानी कि ये आपका PA है, या फिर आप ये कहिए ये आपकी PS की वैल्यू भी यही है, सेम टू सेम। ये आपका किसके बराबर होता है? ये आपका होता है NB अपॉन NA के बराबर। ठीक बात है। डेल्टा P की वैल्यू हो जाएगी 25 और PS की वैल्यू हो जाएगी 75 और NB की वैल्यू, एक काम करता हूँ मैं पहले NB की वैल्यू यहाँ से सिर्फ NB लिखता हूँ, या फिर पूरा एक साथ ही निकाल लेंगे, आपकी इच्छा है।
आप इसे W/60 भी लिख सकते हैं या फिर NB अलग से निकाल लो। Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 × 18 के बराबर, तो शायद ऐसा लिखना भी सही था हमारे लिए। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स और ये आपका 20 टाइम्स से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी वेट की वैल्यू कितनी आ रही है, वेट की वैल्यू आपकी आ रही है 2000/19 या फिर मैं कहूँ इट इज ये 1000/9 कितना है ये है आपका 1000/9 ग्राम के बराबर। अब 1000/9 कितना होता है भाई, ये होता है आपका 1.111 ग्राम के आसपास, 111.11 ग्राम के आसपास। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी आपका बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे हैं इन केस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम, तो बहुत सारी डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की। पहली डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज मूव्स फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर रीजन टू लोअर वेपर प्रेशर रीजन। हाँ सही बात है, देखिए ऑस्मोसिस कहाँ से होता है कि जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम, सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सॉल्वेंट जहाँ पे सॉल्वेंट की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन तक जाएगा। तो अगर सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन है तो ऑब्वियसली वहां पे वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का ज्यादा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक बात। आइए बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं कि कह रहे थे सॉलिड वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड बी इन द सॉल्वेंट ए इज मिक्स्ड इन 2:4 मोलर रेशियो इज 250 mm के बराबर। कंसिडरिंग आइडियलिटी कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग बी एंड ए इन द रेशियो 3:4। तो काफी ये सवाल, एक काम करता हूँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, एक बार इसको कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। मैं पूछता हूँ आपको, बताइए क्या इसका कमेंट सेक्शन में आंसर होगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लंबा है, आपको 2 बार सेम मैंने करना ऐसे ही है, करना तो ऐसे ही है, मैं आपको तरीका बता दूं, करना तो आपको ऐसे ही है, बस आप याद रखना कि ये प्रोसेस आपको यहाँ पे 2 बार फॉलो करना होगा। ठीक है, तो एक बार खुद से भी अटेंड करके देखिए। आइए बेटा अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स है आपके सामने। A or B has vapor pressure 500 torr. If vapor pressure of pure B is 400 torr, then the mole fraction of component A is। देखिए जब भी आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखते हैं, यानी कि अगर आपको YA निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू PA अपॉन PT के बराबर। दैट इज ये हो जाएगा आपके सामने P0A काई A अपॉन PT के बराबर। तो मैं एक काम कर दूँ, PT की वैल्यू तो मेरे सामने है, मैं P0A काई A की वैल्यू निकाल के देखता हूँ कि कितनी आ रही है। सही बात है, तो PT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज P0A काई A प्लस P0B काई B। अच्छा, अब क्योंकि आपके सामने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल दिए गए हैं, तो काई A और काई B भी इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू कितनी, हाफ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। तो मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ P0A काई A निकालना है। तो ये PT की वैल्यू कितनी है, ये है 500 के बराबर। इट इज 500 माइनस P0B का काई B के बराबर। P0B की वैल्यू है आपके सामने 400 एंड इट इज हाफ। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 300 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है, तो काफ़ी आसान हो गया। देखिए क्वेश्चन P0A का ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 300 और PT आ गया आपका 500 के बराबर। इसे काटिए दोनों को और ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, 0.6 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्वाइट इजी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू हेनरीज लॉ, इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है। कह रहा है विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, तो यही करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का, तो सॉल्युबिलिटी भी जो गैस की है वो क्या करती है, वो आपकी इंक्रीज करती है। वेरी सिंपल, पहला ही सही हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम फैक्टर एज दैट ऑफ K4FeCN6। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये 4 आयन से, ये 1 आयन है, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी, 5 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे बेटा I की वैल्यू 3 के बराबर है, यहाँ पे I की वैल्यू 5 के बराबर है। तो ऐसे देखना कुछ है नहीं, ये आंसर आ चुका है। यहाँ पे I की वैल्यू 4 के बराबर है और यहाँ पे भी I की वैल्यू 4 के बराबर। तो एक ही ऑप्शन मैच करता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 3 ही इसका करेक्ट आंसर फिर हो जाए। आइए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है P1 is the osmotic pressure of 0.1 molar KCl and P2 is the osmotic pressure of 0.1 molar acidic acid। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसमें मार्क करिए कि सवाल है काफ़ी बिल्कुल नीट, रेलेवेंट एंड हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा वैन हॉफ फैक्टर के टर्म्स में लिखिए, दैट इज पाई इक्वल्स टू ICRT के बराबर। तो दोनों का क्योंकि मोलारिटी सेम है, लेकिन जो KCl है इसकी I की वैल्यू क्या होती है, इसकी I की वैल्यू 2 या फिर मतलब बोलिए कि एसिटिक एसिड से तो ज़्यादा ही होती है। तो ऑब्वियसली बात है जो P1 की वैल्यू होगी वो भी आपकी P2 से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। P1 आपका P2 से ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q
is 72 torr. The pure vapor pressure of liquid P is 80 torr. The pure vapor pressure of liquid Q is. तो काफ़ी सिंपल सवाल है. देखिए आपको सिर्फ ये बताना है इसमें जो आपकी PT की वैल्यू होती है ये आपका P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B के बराबर होती है. बस यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना. आपको कहा गया है कि द टोटल वेपर प्रेशर बेटा आपका 72 के बराबर है और P नॉट A द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड P कौन सा वाला है? P पहला वाला है. तो ये आपको दे रखा है कितना प्योर लिक्विड, ये आपका 80 के बराबर है और इसकी काई की वैल्यू कितनी है ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q, 3 मोल है तो ये हो जाएगा आपका 3/5. तो आपको Q का निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास P नॉट Q इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, दैट इज ये हो जाएगा आपका 2/5 के बराबर. बिल्कुल सही बात है. देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अब 72. ये जा रहा है आपका 16 टाइम 16 इंटू 3 इज 48 प्लस 2/5 P नॉट Q. ठीक है, P नॉट Q. तो P नॉट Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? इट विल बी 72 माइनस 48 इज हाउ मच? इट इज 52, 62 एंड 72 दैट इज इट इज 34. हाँ 34. हाँ ये हो जाएगा 24 सॉरी इट इज नॉट 34 इट इज 24 डिवाइडेड बाय ये उधर गया डिवाइडेड बाय 2 एंड इंटू 5 यानी कि इट इज नथिंग बट 12 इंटू 5. 12 इंटू 5 कितना होता है? ये होता है बेटा आपका 60 के बराबर. तो इट इज़ हाउ मच? इट इज़ 60 टॉर्क ओनली. कितना आ जाएगा ये? 60 टॉर्क के बराबर. कितना आ जाएगा? विल बी इक्वल्स टू 60 टॉर्क ओनली. आइए इसी बात पे अगला सवाल भी करते हैं. कह रहा है विच हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट. क्या चाहिए आपको? मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट. अब आप जानते हैं जो TF की वैल्यू होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू M के बराबर होती है. क्या TF इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I इंटू M. अगर आप सब में देखेंगे M की वैल्यू तो सेम है और I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अप्रॉक्सीमेटली 2, 1 और यहाँ पे आ जाएगी 3 के बराबर. तो यहाँ पे ये वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमम. तो ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए. आइए बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं. कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन इज 4.926 atm एट this much temperature 300 Kelvin. Which of the following is not isotonic with the given solution? इनमें से कौन सा उसके साथ आइसोटोनिक नहीं है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी वैल्यू ये आ रही है. ठीक है, तो काफ़ी बड़ा सवाल है, मैच करना पड़ेगा. मैं आपको बताता हूँ. देखिए होता कैसे, मैं कहूँगा पाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आ जाएगी ICRT के बराबर. ठीक है, ICRT के बराबर. तो देखिए इसमें जो वैल्यू आएगी इट इज़ I की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 3.6% ग्लूकोज सोल्यूशन यानी कि इट इज़ 3.6 ग्राम अपॉन 180 और ये हो जाएगा आपका 100 ml में. किस में आ जाएगा ये आपका? 100 ml में. तो एक काम करूँ मैं इसको 0.1 कर देता हूँ. इसको मैं क्या कर दूँ? 0.1 इंटू R की वैल्यू आ जाएगी 1/12 और टेम्परेचर आ जाएगा आपका 300. ठीक है, तो इससे फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये आपका है 300 तो 1 0 से ये 0 कैंसिल और ये आ जाएगा आपका 2 से कट जाएगा और ये आपका 6 से कट जाएगा और ये वैल्यू आपके 5 के बराबर आ रही है. ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर, 5 के बराबर नहीं, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपके 5 के बराबर आ रही है. तो ये तो पहला ही वाला मैच करिए, ये भी तो 5 के बराबर है. ये 4 पॉइंट, ये अप्रॉक्सीमेशन किसकी वजह से आया? क्योंकि ये मैंने 1/12 लिया है. तो ये तो पहला ही ऑप्शन. अच्छा नॉट आइसोटोनिक पूछा है नॉट आइसोटोनिक. तो पहला वाला तो है. दूसरा वाला भी अगर मैं देखूं तो दूसरा वाला भी कितना आना चाहिए? सारी की सारी वैल्यू ठीक है, बस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12/60. तो 12/60 तो ये भी था, तो ये भी तो होगा, ये भी होगा भाई. बिल्कुल देखिए कितना आ रहा है? 12/60 ही तो है ये. तो ये भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है. आइए इसको करते हैं. ये है आपके पास 0.585 यानी कि ये है आपके पास देखिए कितना 0.58 ग्राम अपॉन 58.5. लेकिन इसमें I की वैल्यू 2 के बराबर होगी. इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. R की वैल्यू 1/12 और ये हो जाएगी आपकी 300 के बराबर अपॉन 0.1 भी इसे करना है. सब कुछ ठीक है, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 0.1 से ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 5.85. तो ये 1 0 कटा तो ये पूरा का पूरा कट गया. ये 6 से कटा, 6 पंजे ये भी 5 के बराबर है. तो ये भी आइसोटोनिक है भाई. थर्ड वाला इज ऑल्सो आइसोटोनिक. लेकिन इसका मतलब फोर्थ वाला ही है. आंसर तो मेरा भाई आ ही चुका है. अब काफ़ी लंबा क्वेश्चन ये था, आंसर तो मेरा आ ही चुका है. लेकिन कैसे करेंगे? मैं कहूँगा देखिए आपका 1.7 ग्राम NaNO3 कितना होता है? NaNO3 आपका होता है 23 प्लस 14 प्लस 48 दैट इज इट इज़ 62
प्लस 23, दैट इज इट इज़ 5 एंड 85। 85 के बराबर होता है आपका NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। सही निकाला है, एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। 23, ये 14 प्लस ये है 48 यानी कि ये हो जाएगा आपका 62, 58, हाँ 62 प्लस 23 दैट इज 85। तो इट इज़ 8.7 अपॉन 85 और इसकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 के बराबर। अरे Na प्लस और नाइट्रेट के बराबर, तो ये तो नहीं आ रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है कि ये तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये 17 कितना चलेगा? 17 5 जा चला जाएगा और फिर तो ये मैच वैसे भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस। आइए नेक्स्ट, आपके सामने कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट ब्लू कलर ऑफ CuNH3 2+ विल नो लॉन्गली एब्जॉर्ब फर्स्ट। देखिए वो बोल रहा है कि ब्लू कलर इसमें किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। ब्लू कलर ऑब्जर्व होने के लिए क्या होना पड़ेगा? देखिए ये 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, कि अमोनिया को यहां आना पड़ेगा या फिर इसको यहां जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस में, इन ऑस्मोसिस में, यहां पे लिख दूं, इन ऑस्मोसिस ओनली ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट होता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है? सिर्फ सॉल्वेंट का ट्रांसफर होता है। अब क्योंकि सॉल्वेंट का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है कि अमोनिया यहाँ आ जाए या कॉपर वहाँ जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कोई भी ब्लू कलर नहीं मिलने वाला है। नन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विल शो अ ब्लू कलर। इनमें से कोई भी कंपार्टमेंट आपका ब्लू कलर शो नहीं करेगा। ठीक बात। आइए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली एक सी पॉइंट है जो कि आपकी एज़ोट्रोपिक को बता रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि आपने 100 ml का ईथर लिया है। 100 ml ईथर एक वोलेटाइल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ट्रांसफर टू अ वेसल ऑफ 200 ml एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, आपने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। कह रहा है ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ 100 ml कैपेसिटी एट डबल टेम्परेचर। बस इसमें डबल टेम्परेचर आपने कर दिया। तो कह रहा है कि आपका वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर का आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए पहली बात कि कंटेनर का सरफेस एरिया का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है अगर टेम्परेचर सेम है तो पहले केस में तो कोई भी आपका इफेक्ट नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, अगर मैं कहूँ प्रेशर की, अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो पहले केस में देयर विल बी नो इफेक्ट। इन केस वन वेपर प्रेशर डिक्रीज, नो। वेपर प्रेशर इंक्रीज इन बोथ, नहीं। वेपर प्रेशर डिक्रीज इन बोथ, नहीं। वेपर प्रेशर रिमेन सेम इन केस वन, यस, व्हाइल इट इंक्रीजेस इन केस नंबर 2, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो 4th ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आइए बेटा नेक्स्ट, कह रहे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन यूरिया इन एसिटिक एसिड इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.5 मोलर। अब देखिए इसमें आई की वैल्यू कुछ दी नहीं रखी है, तो मैं हम कितनी कंसिडर करके चलेंगे कि आई की वैल्यू आपकी नहीं है, क्योंकि ये आपका वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, देनी तो चाहिए थी वैसे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन एसिटिक एसिड। अच्छा, यूरिया इन एसिटिक एसिड है ना, तो ठीक है, तो यूरिया तो वैसे ही नॉन वोलेटाइल है। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन इज 0.5। अच्छा, तो देखिए मैं कहूँगा कुछ और भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट हो जाएगा भाई। काई बी की वैल्यू आपके सामने कितनी है? ये वैल्यू 0.5 है और आपसे मोलैरिटी पूछा है। बेटा मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई 1000। बिल्कुल सही बात है। तो मोलैरिटी भी आपको निकालनी है। काई बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, तो नीचे भी आ जाएगा 0.5। बिल्कुल सही बात है। तो ये कट गया 0.05 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट तो बेटा यूरिया है, सॉल्वेंट आपके सामने है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इट CH3COOH। क्या है ये? CH3COOH। तो देखिए कितना हो जाएगा? इट विल बी CH3 यानी कि इट विल बी 28 प्लस 32 यानी कि 60 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 60, दैट इज 60। और 60, अरे वाह, यूरिया भी 60 होता है, पर यूरिया का मत लेना, ठीक है। ये मैंने किसका लिया है? मैंने एसिटिक एसिड का लिया है। तो ये से ये कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 50/3। याद रखना, ये जो मैंने नीचे मॉलिकुलर वेट लिखा है ये किसका है? ये आपका एसिटिक एसिड का है। दिस इज ऑफ एसिटिक एसिड। बाय चांस यूरिया का भी इतना ही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये है किसका? ये मैंने लिखा है एसिटिक एसिड का। तो 50/3 विल बी द करेक्ट आंसर। 50/3 ही इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आइए बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपके सामने एक और सवाल है जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ A, B एंड C।
और इसने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि आपको यहाँ पे अज्यूम करना है कि कंप्लीट आयनाइजेशन है। तो अगर कंप्लीट आयनाइजेशन है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर अज्यूम ही कर लेना है तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी आई की वैल्यू 2, इसमें भी आई की वैल्यू 2, इसमें भी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। इस करेक्ट अबाउट वेंट ऑफ फैक्टर। तो तीनों की आई की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है आपकी इक्वल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल इंटरेस्टिंग होता अगर ये लाइन नहीं लिखता तो, अगर बेटा ये लाइन नहीं होती तो याद रखिएगा सवाल आपका क्या आ जाता, इसका आई सबसे ज़्यादा हो, मतलब जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम है, फिर आपका आंसर आता बी ए एंड सी। किसके बराबर आता, इट विल वुड हैव बीन इक्वल्स टू बी ए एंड सी। आइए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है इफ हाफ लाइफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सेम then the ratio of initial rate of first order reaction to that of ratio of zero order reaction with same initial concentration। ठीक है, तो उसने कहा देखिए ये आपका जीरो ऑर्डर है और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट ऑर्डर। उसने कहा है आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ए नॉट 1 एंड इनिशियल रेट ऑफ जीरो ऑर्डर, कुछ ये पूछ रहा है आपको, टू दैट ऑफ जीरो ऑर्डर अंडर to that of zero order reaction with same initial concentration। initial rate of, अच्छा initial rate पूछ रहा है, यानी कि आपसे R1 upon R0 पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी K ऑफ फर्स्ट इंटू A नॉट ऑफ फर्स्ट अपॉन K2 अपॉन A नॉट ऑफ 2, और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि आपको एक्चुअली K1 अपॉन K2 की, यानी कि K1 अपॉन K0 की एक्चुअली वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे जो हाफ लाइफ है इट इज़ A नॉट अपॉन 2K के बराबर, और क्योंकि ये वैल्यू और यहाँ पे भी हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज़ 0.693 अपॉन K के बराबर, तो इसको मैं K1 कह दूँ और इसको मैं K0 कह दूँ, बिल्कुल ठीक बात है। और टी हाफ दोनों का बराबर है, यानी कि यहाँ पे ए नॉट भी ऐसे बराबर ही दोनों का, यानी कि यहाँ पे A0 अपॉन 2K0 इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1 के बराबर हो जाएगा, और मुझे K1 बाई K2 चाहिए, तो आपकी K1 बाई K2 यानी कि K1 बाई K0 की वैल्यू कितनी आ रही है, K1 बाई K0 की वैल्यू आ रही है आपकी 0.693 अपॉन K1 बाई K0, 0.603 इंटू 2 अपॉन ए नॉट, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है 0.603 इंटू 2 अपॉन ए नॉट। अच्छा, इसने ए नॉट के बारे में और कुछ एक चीज और कही थी कि देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टू दैट ऑफ द जीरो ऑर्डर विद द सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम ही है, तो वैसे तो ए नॉट का टर्म आना चाहिए, पर अगर वो सेम है तो उसने लग रहा है कि यहाँ पे इस फैक्टर को नहीं लिया है कंसिडरेशन में, जो कि लेना चाहिए था। बाय वैसे तो हमारा आंसर सेकंड बन रहा है, बट एक ए नॉट का टर्म है जो फिर भी थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा है कि क्वेश्चन में ए नॉट का टर्म भी आना चाहिए था। आप एक बार फिर से क्रॉस चेक भी कर लीजिए मेरे साथ। देखिए एक्चुअली हमें क्या निकालना है, फिर से मैं आपको बताता हूँ हमें निकालना क्या है। ओ नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ए नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पे ए नॉट नहीं आएगा। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। देखिए अगर आप ठीक से देखते तो यहाँ पे ये आपका R1 की वैल्यू K1 इंटू ए नॉट की पावर 1 है, और ये आपकी ए नॉट की पावर 0 के बराबर है। तो एक्चुअली में आपका ये तो 1 ही हो गया, तो ये आपका K1 इंटू ए नॉट हो गया, और यहाँ से मेरा कैलकुलेट करके ये ऊपर ए नॉट आ रहा है और नीचे भी क्या आ रहा है, नीचे भी ए नॉट ही आ रहा था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से मेरा K1 बाई K2 कितना आ रहा है, K1 बाई K2 कितना आ रहा है, सिर्फ K1 बाई K0 कितना आ रहा है, इट इज़ 0.693 अपॉन ए नॉट इंटू 2, कुछ ऐसा आ रहा है, इंटू 2 सॉरी ऊपर आ जाएगा, इंटू 2 आएगा ऊपर। तो ये वैल्यू मेरी ऐसे आ रही थी, ये वैल्यू मेरी ऐसे आ रही थी। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, ए नॉट नीचे है और पहले से एक ए नॉट प्रेजेंट होगा, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल और आपका आंसर सेकंड वाला मैच आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इनिशियल जो मेरा प्रेडिक्शन था वो गलत है, यानी कि ये वैल्यू को ध्यान रखिएगा, आप यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, 0 है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक शानदार सवाल था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है इन अ रिएक्शन टू ए गैस प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ इट डिक्रीजेस दिस फ्रॉम 3 in 10 minutes द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज। तो देखिए हम बोलेंगे कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा -1/2 इंटू dA/dt के बराबर। बिल्कुल सही बात है, तो इट इज़ 1/2 और dA/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगी आपकी 0.4 माइनस 0.5 और dt की वैल्यू कितनी है, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 10 मिनट्स। तो ये माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस तो आपस में डिजॉल्व होकर प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी 0.1 अपॉन 10 इंटू 2 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, इट इज़ 0.05 मोलर के बराबर, इनफैक्ट 0.05 नहीं 0.005 मोलर पर मिनट के बराबर। कुछ ऐसा आंसर मेरा आना चाहिए और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 4 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही बात है। आइए बेटा नेक्स्ट सवाल कहता है द बर्निंग ऑफ कोल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप बर्निंग ऑफ कोल को बताते हैं। कह रहा है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं कंसंट्रेशन आपको ऑक्सीजन की सफिशिएंट चाहिए होगी। बाय पाउडरिंग द लम्स ऑफ कोल, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कह रहे डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर आपको हाई रखना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग द इनर्ट एटमॉस्फेयर, नहीं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। आइए नेक्स्ट कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, जब भी आपको पता है कि ऐसे सवाल आते हैं तो एक ग्राफ हमेशा रेडी रखिए। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज, ये आपको कैसी रिएक्शन है, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आइए पहले तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रफली मैंने ऐसे कुछ बना ली, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इसकी जो डेल्टा ई की वैल्यू है ये कितनी है, ये 38 के बराबर है। ये डेल्टा एच की वैल्यू जो है ये आपकी 38 के बराबर है और जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ये कितनी है, ये आपकी 20 के बराबर है, ये आपकी 20 के बराबर कह रहा है। व्हाट विल द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन को ठीक से देखेंगे तो ये रहा बेटा आपका बैकवर्ड रिएक्शन, इसके लिए पूछा कितना हो जाएगा ये, अरे एक सेकेंड, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिया है ना, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिया है तो एक्चुअली जो आपको वैल्यू दी है इट इज़ दिस मच। आपको ये वैल्यू गिवन है कि ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये वैल्यू आपको 20 के 20, हाँ ये वैल्यू आपको 20 के बराबर दी है। पूछा है ये वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी भाई, दोनों को प्लस कर दो, आ जाएगी आपके आंसर। कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 58 यानी कि 58 के बराबर, और 58 ही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट इज 58 किलो कैलोरी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन अ स्ट्रेट लाइन इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग logarithm ऑफ रेट कांस्टेंट log k ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट 1/t। तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव सवाल है। अरेनियस इक्वेशन से log k और 1/t का हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। सही बात कह रहा है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके पास A2 और B2 की, फॉलोज द मैकेनिज्म, दिस इज द रिएक्शन। कह रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप को देखते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे जो R डैश की वैल्यू है इट इज K डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B2। सही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A को यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A आया कहाँ से। हम देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, तो जो आपकी K इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज A स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A2 के बराबर हो जाएगी। सही बात है। और उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A होने वाली है इट इज़ K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2, और इन सब का क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा, अंडर द रूट। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा, यानी कि R डैश की वैल्यू हो जाएगी K इंटू K इक्विलिब्रियम, ये एक नया K आपको देगा, ये आपको एक नया K देगा एंड इट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A2 की पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो बेटा ओवरऑल ऑर्डर कितना है, ओवरऑल ऑर्डर इज 1.5, ओवरऑल ऑर्डर इज 1.5, 1.5 को आप क्या कहते हैं, इट इज एक्चुअली 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2 के बराबर। यह आपका अप्रॉक्सीमेशन मेथड। कह रहा है द रेट कांस्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको दे रखे हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट t गिव्स व्हेन t इज इनफाइनाइट। तो देखिए क्या होता है, आपका k इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA/RT के बराबर होता है। तो आपको सबकी वैल्यू दे रखी है, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि k की वैल्यू दी है, एक्टिवेशन एनर्जी की दी है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि a की वैल्यू दी है। वो कह रहा है कि जब t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, देखिए जब t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो नीचे ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और अगर नीचे की वैल्यू बहुत बड़ी है तो ओवरऑल ये टर्म कितना हो जाएगा, 0, और e रेज़ टू द पावर 0 इज 1 ओनली, यानी कि इस कंडीशन में k की वैल्यू किसके बराबर, k की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और यानी कि द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अगर आप देखें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकंड के बराबर, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकंड के बराबर ही। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट कह रहा है फॉर द रिएक्शन, आपके सामने एक रिएक्शन है H2 + I2 gives 2HI, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको H2 दिया है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI वुड बी। तो देखिए काफी सिंपल है, हमको H2 और I2 के टर्म्स में लिखना है, तो मैं कहूँगा देखिए माइनस dH2/dt की जो वैल्यू होगी
इट विल बी 1/2 dHi/dt के बराबर होगी। तो क्या रहता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI विल बी, यानी कि जो आपकी dHi/dt की वैल्यू है ये कितनी है, इट इज 2 टाइम्स माइनस dH2/dt के बराबर, दैट इज 2 इंटू ये वैल्यू कितनी बेटा माइनस dH2/dt, ये वैल्यू आपके पास 1 इंटू 10 टू द पावर -4, इट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज योर फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक बात। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ रिगार्डिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपका रेट ऑफ रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपका A इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT के बराबर होता है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल कंसंट्रेशन और T हाफ के बीच में रिलेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। A नॉट इज इक्वल्स टू, ऐसे करते हैं इसको, हाँ, K इज इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ, यानी कि A नॉट और T हाफ क्या है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है ना कि T हाफ इज इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2 के, ऐसा भी लिख सकता था मैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, सारे के सारे कहीं हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है फॉर द गैस फेज रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आपको सामने एक ऐसी रिएक्शन है, आपको इनिशियल प्रेशर P नॉट है और बाद में जो प्रेशर है वो P है, जो कि इक्विलिब्रियम का प्रेशर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपके सामने कुछ ऐसी रिएक्शन है, जब भी कुछ ऐसी रिएक्शन है ऐसे लिखिए A गिव्स P प्लस C। स्टार्टिंग में मान लीजिए बेटा P नॉट है, ये 0 है, ये 0 है, इसको मैं P नॉट माइनस P मानता हूँ, इसको P मानता हूँ, इसको P मानता हूँ, तो K की वैल्यू तो यहीं से निकल जाती है। इट इज एक्चुअली 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल बेटा आपके पास P नॉट था एंड लास्ट में था आपके पास P नॉट। अब इसको ये टोटल प्रेशर नहीं है, इसको P डैश बोल देता हूँ, इट इज P नॉट माइनस P डैश। अब आपसे देखो P की वैल्यू पूछी गई कि P की वैल्यू कितनी होगी। देखिए आपके पास जो P की वैल्यू है ये एक्चुअली आपके पास टोटल प्रेशर है, तो इट इज P नॉट माइनस P डैश प्लस P डैश एंड प्लस P डैश, यानी कि टोटल प्रेशर इज दिस मच, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी P नॉट प्लस P डैश के बराबर। अब यहाँ से मुझे P डॉट को हटाना है, या फिर आप बोलिए डायरेक्टली कि सर मेरी जो P नॉट माइनस P डैश की वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है मेरे पास ये कितनी है, मैं कहूँगा देखिए मेरी जो P नॉट माइनस P डैश की वैल्यू है इट विल बी P नॉट माइनस P डैश। P डैश की वैल्यू आ जाएगी P माइनस P नॉट, इट विल बी P माइनस P नॉट, दैट इज इट इज 2P नॉट माइनस P। क्या आ जाएगा ये 2P नॉट माइनस P। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस ये आ जाएगा K इज इक्वल्स टू, द फाइनल आंसर विल बी K इज इक्वल्स टू 2.303 T, अब 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस P, कितना आ जाएगा लॉग P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस P, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस P के बराबर। अरे बिल्कुल सही बात है, यस और नो, ठीक है, एक अच्छा सवाल था। आइए नेक्स्ट करते हैं। The activation energy is lowered by 8.314 kilojoule per mole for the catalyzed reaction. The ratio of the rate of catalyzed reaction to that of uncatalyzed reaction at 500 Kelvin would be. देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपकी कैटेलाइज रिएक्शन है, अनकैटेलाइज्ड है, तो मैं इसको लिख दूं Ku इज इक्वल्स टू A e की पावर E अनकैटेलाइज्ड बाय RT, और इसी तरीके से लिख दूं K कैटेलाइज्ड इज इक्वल्स टू A e के पावर माइनस E कैटेलाइज्ड बाय RT। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों को डिवाइड किया, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो मैं कहूँगा जो मेरा K अनकैटेलाइज्ड अपॉन K कैटेलाइज्ड है, इट इज़ A से A कैंसिल, E की पावर माइनस E ऑफ कैटेलाइज्ड माइनस E ऑफ अनकैटेलाइज्ड अपॉन RT के बराबर ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है रेशियो ऑफ रेट ऑफ कैटेलाइज्ड अपॉन रेशियो ऑफ टू दैट रेट ऑफ अनकैटेलाइज्ड। तो आपसे Kc बाय, एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे Kc बाय Ku की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितनी आ जाएगी, इट इज E ऑफ अनकैटेलाइज्ड माइनस E ऑफ कैटेलाइज्ड बाय RT के बराबर। ठीक बात है, तो ये हो जाएगा E ऑफ अनकैटेलाइज्ड, द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड बाय फॉर द अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन, यानी कि अनकैटेलाइज्ड माइनस EC की वैल्यू आपको दे रखी है। ये जो आपको ऊपर जो वैल्यू है दिस इज एक्चुअली ये क्या है, ये आपका E कैटेलाइज्ड माइनस E अनकैटेलाइज्ड ही है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, E अनकैटेलाइज्ड ज़्यादा होगा माइनस E कैटेलाइज्ड ही है, और ये आपका 8.314, तो ये हो जाएगा आपके पास E रेज़ टू द पावर 8.314 अपॉन R की जगह बेटा R रखा, और टेम्परेचर की जगह क्या रखेंगे, टेम्परेचर इज 500, टेम्परेचर इज 500, कुछ ऐसा आएगा मेरा आंसर।
तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो बिल्कुल आपका कैंसिल ही हो रहा है और आपका आंसर आ रहा है e रेज़ टू द पावर 1/500। अरे कुछ और नहीं कट रहा है। अच्छा ये किलो जूल है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कुछ तो दिक्कत थी, मुझे पता था। देखिए ये किलो जूल में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 पे मुझे करना होगा, तो अब ये कट जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी कट जाएगा, ई का स्क्वायर आ जाएगा मेरा आंसर, और ई की स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है, ई के स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है कितनी, 7.38 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा वो किलो जूल में है और ये आपका जस्ट जूल में होता है, ठीक बात है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट इज 100 मिनट्स, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 60 सेकंड्स, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए वैसे मैं कहूँ ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, इस सिलेबस का सवाल नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट मैं ऐसा लिखता नहीं हूँ। एक काम करता हूँ, आपको बता ही देता हूँ करना कैसे करेंगे आप लोग। जनरली थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है उसकी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, तो देखिए मैं आपको कहूंगा एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट इज, जो आपको टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है आपकी 100 मिनट के बराबर है, 100 मिनट के बराबर है, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 10 टाइम्स, यानी कि ये तब है जब आपकी A1 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ C की बराबर है। अब कह रहे हैं कि जो आपकी A2 की वैल्यू है ये आपकी 10C के बराबर है, देन द हाफ लाइफ, तब जो आपकी टी हाफ, ये आपकी 1 मान लेते हैं, जो आपका टी हाफ जो 2 होगा वो कितना हो जा रहा है, वो कह रहा है 60 सेकंड, 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के बराबर ही हो रहा है। कितने बराबर, ये आपका 1 मिनट के बराबर हो चुका है। यानी कि इसको बढ़ाने से, इसको 2 टाइम्स बढ़ाने से आपका एक टाइम मतलब 10 टाइम्स बढ़ाने से ये आपका 100 टाइम्स कम हो गया अप्रोक्सीमेटली। 100 मतलब 100 भी नहीं, एक्चुअली 99 टाइम्स। तो देखिए टी हाफ की जो एक्चुअली वैल्यू होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n-1, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा टी हाफ 1/t हाफ 2 किसके बराबर आ जाएगा, इट इज a0 2/a0 1 की पावर n-1, ठीक बात। इसको आपको रिलेशनशिप को याद रखना होगा। तो टी हाफ 1 की वैल्यू कितनी है, टी हाफ 1 की वैल्यू है 100 और टी हाफ 2 की वैल्यू कितनी है, ये है 1 के बराबर। a0 2 की वैल्यू कितनी है, ये है 10c के बराबर और ये सिर्फ कितनी है, c के बराबर। इसको कर दूं मैं कितना, n-1, बिल्कुल ठीक बात है, ये c से c कैंसिल। अच्छा मैं 100 को क्या लिख दूं, मैं ये 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस 100 को मैं क्या लिख दूँ, इसको मैं 10 का स्क्वायर लिख दूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर n-1, और n-1 की वैल्यू कितनी 2 के बराबर आ जाएगी और n की वैल्यू कितनी 3 के बराबर आ जाएगी। तो हेंस n की वैल्यू क्या है, यह 3 के बराबर। तो ये थर्ड ऑर्डर ऑप्शन ही आपका आ जाएगा। देखिए मैं इसको, वैसे तो ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बट मैं इसलिए कह रहा था कि जनरली आपके थर्ड फोर्थ ऑर्डर के सवाल नहीं पूछे जाते, बट अगर पूछे भी जाए तो देखिए बहुत आसान तरीका है, कोई हार्ड एंड कोई डिफिकल्ट तरीका इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट चीज़ मैंने बता दी। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टी 75% ऑफ द कंप्लीशन इज हाउ मच, इट इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ इट्स हाफ लाइफ, उसमें दुगना समय लगता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड, जब एक कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो क्या आपका अनचेंज रहता है, आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट और रिएक्शन रेट ये सब आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक। आपकी एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेटली चेंज होती है, रेट कांस्टेंट, हाँ क्योंकि वो फास्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये भी चेंज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच वन इज नॉट करेक्ट, टी 3/4 आपका 2 टाइम्स टी हाफ है, टी 75 इज ट्वाइस, बिल्कुल सही बात है। टी 7/8 आपका 3 टाइम्स टी हाफ होता है, ये रिलेशनशिप भी करेक्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट। 7/8 का मतलब ये है, ये 87.5 की बात कर रहा है, कितनी, ये आपकी बात कर रहा है कितना, 87.5 की बात कर रहा है, ठीक है। T99 बिल्कुल सही बात है, और जो आपका T9, अरे तो आंसर ही मार्क करते हैं, नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है, ये तो मैं सही बता रहा था आपको कि ये आपका T87.5 है, आपको नॉट करेक्ट पूछा है। T90 आपका जो T90 होता है इट इज़ एक्चुअली 3.3 टाइम्स टी हाफ, तो ये करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे आपके करेक्ट रिलेशनशिप है, ये आपका इनकरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक बात, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने दो रिएक्शंस है, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर बोथ K1 एंड K2 आर इक्वल।
इस टेम्परेचर में K1 और K2 इक्वल हो जाएंगे, तो मुझे दोनों को इक्वल ही करना है, यानी कि आपकी जो 10 टू द पावर 10 e की पावर माइनस 500 बाय टी की वैल्यू है, ये आपकी 10 टू द पावर 12 इंटू ई की पावर माइनस 1000 बाय टी के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो देखिए कैसे करेंगे, एक काम करें, दोनों साइड ln e ले लें, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या करें, उसको इधर लेके, किसी को भी कहीं भी लेके चले जाओ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक काम करूँ, दोनों साइड में ना ln वाला टर्म ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ln a, यानी कि आ जाएगा 10 माइनस 500 बाई टी विल बी इक्वल्स टू एक सेकेंड, बेस 10 लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास, मान के चलिए कि आपका a e की पावर माइनस कुछ x वाला टर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ln a माइनस एक्स, और अगर मैं log लेना चाहूँ तो इट इज़ log a माइनस एक्स अपॉन 2.303। बिल्कुल ठीक बात है, तो ऐसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा log 10 टू द पावर 10 माइनस 500 बाई टी इंटू 2.3 के बराबर इज इक्वल्स टू log 10 टू द पावर 12 माइनस 1000 बाय टी इंटू 2.3 के बराबर। बिल्कुल ठीक। तो आइए नेक्स्ट, ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 500 2.3 टी इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1000 अपॉन 2.3 टी के बराबर। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा आंसर। मैं इस वैल्यू को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो फर्दर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा जो आपका 500 अपॉन 2.3 टी होगा, यानी कि 500 कैसा है, इट इज़ 1000 माइनस 500 इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज़ 12 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 2, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ 500 अपॉन 4.6 के बराबर, 500 अपॉन 4.6 के बराबर। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपके सामने है रिएक्शन A प्लस बी के C प्लस डी आपके सामने। अच्छा, ये हमने क्वेश्चन अभी भी किया था, तो आप इसका आंसर फिर से एक बार खुद से बता दीजिए कि क्या कमेंट में होगा। हमने अभी ऐसा सवाल किया था, शायद ये रिपीट हो रहा है या फिर उसी का ही एक वेरिएशन। आइए नेक्स्ट कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, आपके सामने एक रिएक्शन है A गिव्स B फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड एट 37 डिग्री फॉर द अबव रिएक्शन। आपके सामने ये डायरेक्शन है, कह रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। हम देख रहे हैं कि आपका जो हाई टी हाफ है, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, आपका टी हाफ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि टी हाफ जो है ये एक्चुअली 1/a0 की पावर n-1 के बराबर होता है। अब ये जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर होता है तो टी हाफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और तो जीरो ऑर्डर तो ये हो नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ कि देखिए एक काम करते हैं, दो वैल्यूज को मैच कर दूँ। यहाँ पे a0 की जगह आप कंसंट्रेशन को भी लिख सकते हैं, तो टी हाफ 1 मैं सीधा लिख दूँ जैसे मैंने पहले किया था कि टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू a0 2 अपॉन a0 1 की पावर n-1। बिल्कुल ठीक बात। टी हाफ 1 कितना ले रहा हूँ मैं, टी हाफ 1 ये ले रहा हूँ मैं 8 के बराबर, और टी हाफ 2 मैं कितना ले लूँ, 4 के बराबर ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a0 2 की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ, 20 के बराबर, और ये ले रहा हूँ मैं 10 के बराबर, और ये हो जाएगी आपकी n-1 के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आ गया 2, तो यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 की पावर n-1, और यहाँ पे n-1 की वैल्यू कितनी, 1 के बराबर ही हो जाएगी, और n की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू 2 ओनली। तो मैं कहूँगा देखिए सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन ही ये हो जाएगी। तो वैसे जनरली अगर आपके पास आंसर कुछ ऐसा रहा 1 0 2 एंड 3, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे ही वैसे टिक करके आ सकते थे। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहे हैं रीअरेंज इक्वेशन k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस a बाई t, a में बी टर्म एज द रेट कांस्टेंट एट, कब होता है a आपका रेट कांस्टेंट कब हो जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी कि k आपका a के बराबर हो रहा था, कब हो रहा था, जब बेटा t आपका इनफाइनाइट चला जा रहा था, व्हेन टेम्परेचर वाज वेरी हाई, दैट इज व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई। हाँ, तो ये तो ऑप्शन आपको दे नहीं रखा। ये एक और कंडीशन में हो सकता है, जब E की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि एट द कंडीशन ऑफ 0 एक्टिवेशन एनर्जी, और जब आपकी E की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 को प्रोसीड करे, तो दोनों ये काम हो सकते हैं, दैट इज 0 एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। दोनों बिल्कुल सही है, दैट इज एट 0 एक्टिवेशन एनर्जी और एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। ये दोनों ही, ये ऑप्शन तो आपको गिवन है, ये ऑप्शन आपको गिवन नहीं। सही बात।
आइए नेक्स्ट कह रहा था टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ टी 99.9% इज हाउ मच? इट इज एक्चुअली 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इट इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी के साथ आपका ये आखिरी सवाल आज का कह रहा है टी 75%, टी 87.5% of first order reaction is completed in 45 minutes. The time in which T 99.9% of the reaction which will be completed is. तो देखिए मैं कहूँगा कि जो आपका T 87.5 होता है, जो आपका T 87.5 होता है, ये आपका 3 टाइम्स T 50 होता है। बिल्कुल सही बात। और जो आपका T 99.9 होता है, ये आपका 10 टाइम्स T हाफ T 50 होता है। बिल्कुल सही बात है। आपको T 99.9 की वैल्यू अगर चाहिए तो इतनी, इट विल बी हाउ मच? ये T 50 से T 50 कैंसिल, इट विल बी 10/3 टाइम्स T 87.5। और देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/3 इंटू T 87.5 इज हाउ मच? इट इज 45। ये है आपका 45 के बराबर, तो ये 15 टाइम्स कटेगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 150 मिनट के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 150 मिनट्स ओनली। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, 150 मिनट्स ओनली। ठीक बात है। तो देखिए बेटा, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स के खत्म होते हैं। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।